राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। सीईटी और अब तो रीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी के उसी क्रम को बेहतर बनाने के लिए कक्षा 10वीं की गणित की इस पुस्तक की सीरीज वर्तमान में आप देख रहे हैं, जिसके अभी हम पहले अध्याय पे चल रहे हैं, जो कि मूलतः राजवंश को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। ये पहला चैप्टर, और मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से इतिहास का पार्ट आजकल प्रश्न पत्रों में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपके लिए राजवंशों को पढ़ना इस किताब से और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट दे रखा है और परीक्षा में प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक है, चलें, कहाँ तक हमने कल बात की थी? कल हम पहुंच गए थे हाँ, हमने अर्णोराज के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम जो अपनी इस यात्रा को शुरू करेंगे वो विग्रहराज चतुर्थ को लेकर के करेंगे, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है। करें शुरुआत। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, जिसका समय की बात करें तो 1158 से लेकर के और 1163 ईस्वी तक इसका शासन कर रहा। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, अर्थात दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली हराया किसको था? तोमरों को हराया था। इस तरीके से चौहानों का पहला शासक हो जाता है दिल्ली पर अधिकार करने वाला विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के और क्या काम किए? इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया, मतलब 2 युद्ध किए, दोनों में विजयी। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कवि बांधव किसको कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी है। क्यों दी है? क्यों, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इनके स्वयं के द्वारा भी एक नाटक लिखा गया, और इनके जो दरबारी कवि थे वो भी नाटक लिखने में बहुत ही विग्रहराज ने हरकेली नाटक लिखा। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, हरकेली नाटक किसने लिखा? तो वो स्वयं किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। उसके दरबारी विद्वान थे सोमदेव। दरबारी विद्वान कौन थे? सोमदेव, जिन्होंने लिखा है ललित विग्रहराज नाटक। ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा? तो ललित विग्रहराज नाटक लिखा है सोमदेव ने। इनके एक और दरबारी कवि आते हैं नरपत नाल है, जिन्होंने बीसल देव रासो लिखा, तो वो भी इन्हीं के दरबारी हैं। तो मूलतः इनके 3 नाटक हो गए। हरकेली नाटक हो गया, ललित विग्रहराज नाटक हो गया, और तीसरा हो गया बीसल देव रासो, जो किसने लिखा? नरपति नारायण, वो नरपति नारायण ने। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला खुलाई, संस्कृत पाठशाला बनवाई, उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियों को खुदवाया। लेकिन उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा करके और उस पर 2.5 दिन का क्या बनवा दिया? झोंपड़ा। जो मस्जिद थी मूलतः उसका नाम रखा गया था 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो मतलब ऐसा मानता है कि कई सारे मत हैं कि 2.5 दिन में बन करके कंप्लीट हुई, या तमाम सारी बातें हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा वो एक संस्कृत पाठशाला थी, और उसको किसने तुड़वाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये मस्जिद थी, मस्जिद को मतलब
पाठशाला को मस्जिद में तब्दील किया गया था तुड़वा करके। विग्रहराज ने बीसलदेव बसा करके या बीसलदेव शहर बसाया और वहीं पर बीसलपुर झील भी बनवाई। किसने? बीसलदेव ने या फिर विग्रहराज ने, दोनों उसी के नाम है। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसके मतलब किसके काल को निर्विवाद काल कहा है। तब आप ऐसा कह सकते हो किस शासक की महानता को उसने निर्विवाद बताया है, तो विग्रहराज चतुर्थ की महानता को उसने निर्विवाद बताया। किसने? दशरथ शर्मा। ये कथन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि किस शासक के लिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उसके शासनकाल को निर्विवाद बताया है, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। क्योंकि एक सेना अध्यक्ष के साथ साथ इनके अंदर क्या क्या खूबियां थी। एक बहुत अच्छे सेना अध्यक्ष थे, सेना नायक थे, एक विजेता, मतलब इन्होंने कई सारे अपने जीवन में युद्ध भी जीते, साहित्य के संरक्षक, आप जिस प्रकार से देख ही सकते हैं इनके जो दरबारी थे वो कितने विद्वान थे, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला एक शासक होने के कारण इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनके शासनकाल को एक निर्विवाद शासनकाल बोला है। और क्या लिखते हैं? पृथ्वीराज विजय। इनके मूलतः इनके शासनकाल के आपको कथन याद विशेषता याद रखनी है। कुछ 3 अलग अलग लोग इनके शासनकाल में कथन बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज विजय के लेखक क्या लिखते हैं कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई थी। वो लिखते हैं कि कवि विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई थी, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने वाला या धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। कौन सी उपाधि को? कवि बांधव की उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। ऐसा किसके लिए कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के लिए। तो आपको ये लाइन ऐसे की ऐसे ही याद रखनी है। पृथ्वीराज विजय में, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक भट्ट ने। यानी कि जयानक भट्ट का कथन है कि जब विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु हो गई थी तब कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई थी। क्यों? क्योंकि कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। अब सोमदेव लिखते हैं उनके बारे में कि वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी माना जाता है। दूसरा कथन आता है विग्रहराज के लिए कि उनको सिर्फ वीरों में महान नहीं, विद्वानों में भी उनको महान बताया है। किसने बताया है? सोमदेव ने। तो दूसरा कथन सोमदेव का हो गया। पहला पृथ्वीराज विजय में जयानक भट्ट ने लिखा है। और अभी एक और कथन आएगा, यह केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं, ये हरकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। एक तीसरे विदेशी इतिहासकार भी लिखते हैं, किलहॉर्न, क्या लिखते हैं कि उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। यानी कि विग्रहराज की तुलना किससे की है? कालिदास से और भवभूति से उसकी तुलना की है। किसने? किलहॉर्न ने। तो आपको ये 3 मुख्यतः कथन आपको अपने जहन में बिठाने हैं। किसके लिए कहे गए? विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा गया। विग्रहराज का समय सपादलज का स्वर्ण काल कहा जाता है। सांवर के आसपास का या शाकंभरी के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उसका स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो वो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। इस तरीके से हमने विग्रहराज चतुर्थ की इस उनके जीवन की उन महत्वपूर्ण चीजों को जाना। अब हम यहाँ इस तरफ उन्हें लिखने का प्रयास करेंगे कि हमने क्या क्या इनके बारे में जाना। विग्रहराज फोर्थ या इन्हीं को कह लो बीसलदेव भी इनका नाम मिलता है किसी किसी जगह पे। काल की बात करें तो 1158 ईस्वी से लेकर के और 1163 ईस्वी तक इनका क्या रहा है? इनका शासनकाल रहा है। किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। पहली लाइन तो आपको यही याद रखनी है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, दिल्ली पर शासन करने वाला
दिल्ली पर शासन करने वाला पहला चौहान शासक कौन? विग्रहराज चतुर्थ। पहली लाइन आपको यही याद रखनी थी कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। 1157-58 ईस्वी में उसने ये काम किया था। 1157 में किया था, उसके बाद 58 में ये राजा। अब हम दूसरी क्या बात आती है, इसने गजनी के खुसरू शाह को भी हराया। और उपाधि की बात करें अगर अपन, तो इनकी उपाधि क्या आती है? कवि बांधव की उपाधि से नवाजा गया है। कवि बांधव किसके लिए कहा गया है? कवि बांधव कहा गया है विग्रहराज चतुर्थ के लिए। कवि बांधव किसके लिए कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के लिए। अगर हम इनकी अब मूलतः दो चीजों के बारे में और इनको जानना रह गया, एक तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, प्रमुख रचनाएं या नाटक कह लो, प्रमुख नाटक कह लो या रचनाएं, एक ही बात है। पहली हमने देखा हरकेली नाटक। हरकेली नाटक ये स्वयं किसने लिखा? स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। स्वयं विग्रहराज ने लिखा। उसके बाद दूसरा नाटक हमने देखा ललित विग्रहराज नाटक। ये इन्हीं के दरबारी सोमदेव ने लिखा था। किसने लिखा था? सोमदेव ने। एक और अगर हम बात करें बीसलदेव रासो की, इन्हीं के बारे में इसमें वर्णन है। जो किसने लिखा था? नरपति नारायण। ये तीन मुख्य हमने इनके शासनकाल की रचनाओं के बारे में जाना। जो हरकेली नाटक आपको याद रखना है, दूसरा ललित विग्रहराज याद रखना है, तीसरा बीसलदेव रासो भी आपको याद रखना है। फिर हम बात आती है इनके निर्माण कार्यों की। मैं यहीं लिख दूं, निर्माण कार्य इन्होंने क्या क्या करवाया। इनके समय में निर्माण कार्य में आप थोड़ा सा दूसरे पेज में, नहीं इसी को मैं हटा देता हूं ऊपर से, ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अब हम इन्हीं की और प्रमुख उन चर्चाओं के बारे में बात करेंगे जो और मूल है। इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या करवाए वो देखो। निर्माण में पहले एक क्या बनवाया? संस्कृत पाठशाला बनवाई। संस्कृत पाठशाला कहाँ बनवाई? अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर। लेकिन बाद में इसको तुड़वा करके तुड़वाया, और तुड़वाने का काम किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर इसको किस में तब्दील किया? इसको तब्दील किया 2.5 दिन का झोंपड़ा, मस्जिद बनवा दी। ढाई दिन का झोंपड़ा क्या बनवा दी? एक मस्जिद बनवा दी। संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके। ये काम किसका था? ये काम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का काम था। तो ये एक तो निर्माण कार्य में ये हो गया। दूसरा हमने निर्माण कार्य में और क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा था कि इन्होंने बीसलदेव शहर बनवाया, या बीसलदेव
नगर बसाया, शहर बसाया, और एक तीसरा इन्होंने काम करवाया, बीसल देव झील का निर्माण करवाया था। बीसल देव झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। किसने? बीसल देव रासो ने। ये मूलतः हमने इनकी किसके बारे में बात कर ली? इनकी मूलतः हमने निर्माण कार्यों के बारे में बात कर ली। एक तीसरी पॉइंट जो मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं, वहां से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इनके बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। इनके बारे में कुछ क्या कहे गए हैं? कथन कहे गए हैं। किस किस के द्वारा कहे गए हैं? वो मूल है। मैं प्रमुख कथन, प्रमुख कथन। सबसे पहला कथन तो आप डॉक्टर दशरथ शर्मा का ही ले सकते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा उनकी महत्ता को निर्विवाद बताते हैं। मैं बस इतना लिख देता हूं, उनकी महानता को, उनकी महानता को निर्विवाद बताया। आपको एक शब्द याद रखना है, बस निर्विवाद शब्द याद रखना है। उसके बाद आप स्वतः याद आ जाएगा कि किसके लिए कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के लिए। पहली बात ये, ठीक है साहब। दूसरा क्या? दूसरा जो कथन हम पढ़ते हैं वो किसने कहा गया? वो पृथ्वीराज विजय में उसने जयानक ने लिखा है। किसने लिखा है? दूसरा कथन जयानक, और उसका ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। इसमें क्या कहा गया है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। ऐसे लिख लो कि इन्होंने कवि बांधव की उपाधि निरर्थक बता दी। बस शॉर्ट में लिख रहा हूं इस वजह से। कवि बांधव की उपाधि मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने के बाद कवि बांधव की उपाधि निरर्थक बताई। किसने? जयानक ने या पृथ्वीराज विजय में कहा। दो मूल कथन हमने अभी चर्चा की। पहली डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, दूसरा जयानक क्या कहता है। तीसरी हम बात करेंगे सोमदेव को लेकर के। सोमदेव इनके बारे में क्या कथन बोलते हैं? सोमदेव कहते हैं कि ये वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी इनको अग्रणी माना है। वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में अग्रणी। विद्वानों में अग्रणी बताया है। चौथे हम अगर कथन की बात करें तो चौथा कथन किसका रहा है? वो किलहॉर्न का रहा है, विदेशी इतिहासकार किलहॉर्न। किलहॉर्न इनकी तुलना किससे करता है? इनकी तुलना करता है कालिदास एंड भवभूति की, भवभूति से। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप बस समझ जाना। ये चार प्रमुख कथन विग्रहराज चतुर्थ के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि उनकी महानता को इन्होंने निर्विवाद बताया है, पहली बात। दूसरी, जयानक क्या कहते हैं? मृत्यु होने के बाद कवि बांधव की उपाधि निरर्थक मानी गई, ये उनके लिए। सोमदेव क्या कहते हैं? इनको वीरों में ही नहीं
वरन विद्वानों में भी बहुत महान बताया है, मतलब सबसे आगे बताया है सोमदेव ने, और किल्हौन कहते हैं, इनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की है। अब इन्हीं सारे इतिहासकारों, सारे विद्वानों के कथन से आप जान सकते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ कितने महान शासक रहे होंगे, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक रहे हैं। तो निश्चित मानिए कि उनमें कुछ महानताएं होंगी, इस वजह से कई इतिहासकारों ने उनके बारे में ये तमाम सारी बातें कही है। अब हम अगली अपनी चर्चा करेंगे अगले पेज से पृथ्वीराज तृतीय को लेकर के। ये और महत्वपूर्ण है, और आप मानिए कि हिंदू शासकों में या चौहान शासकों में ये अंतिम महान शासक के रूप में हुए पृथ्वीराज तृतीय। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाल लिया? 11 वर्ष की आयु में। पीछे तो डिलीट कर दे, फिर वो स्टोर। हाँ, चौहानों में, शाकंभरी के चौहानों में सबसे महान शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक रहे वो पृथ्वीराज तृतीय। महज 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 वर्ष की आयु का एक बालक, या जिसके हम कह सकते हैं बच्चा, बालक भी थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चा, 11 वर्ष की आयु का बच्चा शासक बना। उसने व्यवस्थाओं को संभाला। हालांकि उनके उस समय पे मंत्री कैमास थे, उन्होंने वो सारी चीजें उनकी मतलब संभाली थी, या फिर कह सकते हैं संभाली। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारनकों को परास्त किया। पहला इन्होंने काम यही किया कि भंडारनकों को परास्त किया। इसी 20 वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया, और दूसरा इनका महोबा का युद्ध आता है इसी वर्ष। इसने प्रसिद्ध वीर, इसी महोबा के युद्ध में प्रसिद्ध वीर थे आलाह और उदल, वो लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है। कन्नौज के गैडवाल शासक जयचंद को पराजित किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयुक्ता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में गौरी को हराया। फिर उसी के ठीक दूसरे वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें धोखे से गौरी के द्वारा चाल पूर्वक धोखे से और पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। और इस तरीके से भारत में अब तुर्की सेना का आगमन हो गया। तराइन के दूसरे युद्ध यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के हारने के तुरंत बाद भारत में तुर्की शासन की क्या पड़ गई? नींव पड़ गई। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी, गुड़ीजनों का सम्मान करने वाला शासक था। किसके लिए कहा गया है? वीर, विद्यानुरागी और गुड़ीजन, तीनों शब्द देकर के आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसके लिए कहा गया है? वीर, विद्यानुरागी एवं गुड़ीजन पृथ्वीराज तृतीय के लिए कहा गया है। और पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक भट्ट, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये उसके दरबारी कवि थे, जयानक और चंद्रबरदाई। संयोगिता स्वयंवर कथा हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस संयोगिता स्वयंवर प्रसंग किससे संबंधित है? पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है। आपको इतना ही याद रखना है, बाकी इस कहानी से आपकी परीक्षा का कोई लेना देना नहीं। क्या जानकारी हमने हासिल की? पृथ्वीराज थर्ड 1177 ईस्वी से लेकर के 1177 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक इनका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। अगर हम इनके राज्याभिषेक की बात करें तो इनका
1177 ईस्वी में क्या होता है? राज्याभिषेक। उसके ठीक बाद उस समय इनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष। उस समय उनकी आयु थी 11 वर्ष। उसके ठीक बाद इन्होंने एक गुड़गांव का युद्ध भी जीता 1178 ईस्वी में, किताब के अंदर नहीं है, लेकिन 1178 ईस्वी में इन्होंने गुड़गांव का युद्ध भी जीता था। उसके बाद इन्होंने सतलज प्रदेश में रहने वाली एक विशेष प्रकार की जाति थी भंडानक, उनको भी परास्त किया। तो 1182 में भंडानकों को पराजित किया। और उसी वर्ष यानी कि 1182 ईस्वी को ही एक युद्ध लड़ा इनके द्वारा, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध। इन दोनों के बीच यानी कि चंदेल के शासक परमादिदेव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था ये। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमादिदेव। ये कहाँ का शासक था? ये चंदेल का शासक था। दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को विजय मिली, लेकिन इसके दो सेनापति थे जिनकी चर्चा हम बहुत अधिक आपने सुनी होगी। उनका नाम है अलाउद्दीन। अलाह एंड उदल, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे इसी युद्ध में। कौन से युद्ध में? महोबा युद्ध में। वो किसके सेनापति थे? वो परमादिदेव के सेनापति थे, जो चंदेल का शासक था। इस तरीके से हमने महोबा युद्ध की भी चर्चा की। उसके बाद उसकी सीधी लड़ाई हो जाती है कन्नौज के शासक, कन्नौज के गढ़ वालों के साथ। ये उनका संघर्ष लंबे समय तक चला, पृथ्वीराज तृतीय का और कन्नौज के गढ़ वालों का। मैं इसको हटा दूं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब आ जाओ पृथ्वीराज वर्सेज, हमारी कहानी आ जाएगी साहब जयचंद को लेकर के, वर्सेज जयचंद चलेगा। तो इन दोनों के बीच एक सबसे अहम प्रकट हुआ, वो हुआ संयोगिता विवाह स्वयंवर। संयोगिता विवाह स्वयंवर। संयोगिता जयचंद की कौन थी? पुत्री थी। और इसने जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ करवाया और राजसूय यज्ञ में सभी आसपास के शासकों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के लिए विशेष ये वो भेज दिया था कि पृथ्वीराज तृतीय को वहां नहीं आना है, पृथ्वीराज तृतीय को नहीं आना। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता दोनों आपस में प्रेम करते थे या एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। करवाया क्या कि जयचंद ने और पृथ्वीराज तृतीय को चिढ़ाने के लिए उसी स्वयंवर के दरवाजे पर और पृथ्वीराज तृतीय की एक मूर्ति स्थापित करवा दी द्वारपाल के रूप में, जिससे कि उसको उसकी पृथ्वीराज तृतीय की वो क्या कर सके? बेइज्जती कर सके। संयोगिता ऐसे माला लिए और स्वयंवर में चल रही है, एक के बाद एक राजा को देख रही है, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ किसको देख रही होती हैं? पृथ्वीराज को। लेकिन कहीं भी सभा के अंदर पृथ्वीराज नजर नहीं आते हैं और धीरे धीरे सभी शासकों को देखते हुए वो कहाँ तक पहुंच जाती है? वो दरवाजे तक पहुंचती है। तभी वो देखती है अचानक से कि उनके पति, बाद में पति ही हुए, की मूर्ति लगवा रखी है उनके पिता ने। तब उन्होंने वो माला किसको जाकर के पहना दी? उस मूर्ति को। और उसी दौरान पृथ्वीराज के किसी दरबारी ने फोन करके
और सूचना भेज दी पृथ्वीराज के लिए कि महाराज जल्दी आओ। संयोगिता भाभी ने माला पहना दी, मूर्ति है, सब लय बुलट, और पृथ्वीराज तृतीय आ गए। कहाँ? जयचंद के घर कन्नौज, संयोगिता को लेने। और वहां से क्या कर लिया? संयोगिता का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण करने के बाद और सीधे अजमेर कोर्ट मैरिज कर लिया। क्या यानी कि अजमेर में आकर के उन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किसने? पृथ्वीराज ने और संयोगिता ने। इस तरह की जो कहानी है वो कई सारे विद्वान मानते हैं और कई सारे विद्वान इसकी अवहेलना भी करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अलग विषय है। ठीक है, हम बात करते हैं। अब हमने ये बात की, इनके ठीक बाद हमने देखे 2 युद्ध। क्या पढ़े हम? 2 युद्धों के बारे में। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का ये द्वितीय वो युद्ध जिसने संपूर्ण भारत की, आप कह सकते हो, काया पलट दी। क्योंकि द्वितीय युद्ध को हारने के बाद ही और तुर्की शासन की क्या पड़ गई? भारत में नींव पड़ी थी। ये 1191 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। पहले में पृथ्वीराज को विजय हासिल हुई। दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था 1192 ईस्वी में, लेकिन धोखे से और इस युद्ध को कौन जीत गया? गौरी जीत गया। और इसी के साथ भारत में हिंदू शासक का ये लास्ट हिंदू शासक है। इसके बाद तुर्की शासन की नींव पड़ी और भारत का क्या हो गया आप ये समझो, पता नहीं, मान लो। इस तरीके की बातें हमने पृथ्वीराज को लेकर के पढ़ी। हमने पृथ्वीराज के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त की कि इनकी बारे में क्या कहा गया है। तो इनके बारे में कहा गया है कि ये एक वीर विद्यानुरागी। कथन क्या आता है इनके लिए? इनके लिए कथन आता है कि ये वीर विद्यानुरागी। ये सीधे सीधे वाक्य आपको दे दिए जाएंगे, ये शब्द, और पूछा जाएगा कि ये किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। और गुरुजनों का सम्मान करने वाला, ये किसके लिए कथन कहे गए हैं? ये पृथ्वीराज तृतीय के लिए कहे गए हैं। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, ये 2 इनके दरबारी कवि। कौन कौन? एक तो जयानक भट्ट, दूसरे चंद्रबरदाई। दूसरे कौन से हैं? चंद्रबरदाई। जयानक भट्ट ने कौन सी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। और ये इसने लिखा पृथ्वीराज रास। आपको रचनाएं भी साथ साथ याद करते हुए चलना है। पृथ्वीराज रास। इस तरह की चीजें हमने इन प्रमुख बातों के बारे में जानकारी हासिल की। किसके बारे में? पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय था, तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद और मोहम्मद गौरी उसको कहाँ लेके गया था? उनको गजनी लेकर के गया था। गजनी में बंदी बना करके कहाँ लेके गया था? गजनी में। हालांकि इसकी कई विद्वान पुष्टि करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो गजनी को वहाँ पर, मतलब गजनी में पृथ्वीराज तृतीय को ले जाया गया। वहाँ पर उनके दरबारी चंद्रबरदाई को भी ले गए थे साथ में।
किसको ले गए थे? चंद्रबरदाई को। तब पृथ्वीराज एक और विशेषता थी उनके मतलब अंदर कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। गौरी ने उनकी आंखों को फोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि गौरी ने उनसे नजरें नीची करने की कहा था, नीचे करने को कहा था। तब पृथ्वीराज ने अपनी आंखों को नीचे न करते हुए और सर को ऊंचा रखा। तब गौरी ने और बाण से उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया था। तब एक उनकी खूबी निकल के आई पृथ्वीराज तृतीय की कि वो शब्द भेदी बाण भी चला देते हैं, शब्द भेदी बाण भी चला देते हैं। तो चंद्रबरदाई उनके लिए लिखते हैं कि 4 बांस 24 गज। चंद्रबरदाई के मतलब एक तरह से ये दोहा है। किसके लिए कहा गया है? पृथ्वीराज के लिए कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब 4 ये दूरी बता रहा है वो, क्योंकि शब्द भेदी जो बाण होता है वो बंद आंखों से सिर्फ जहां से आवाज आ रही होती है उसी जगह जा करके लगता है, जो कि वो खूबी किसके अंदर थी? पृथ्वीराज के। तो 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और तापर सुल्तान है मत चूके चौहान। वो कह रहे हैं, तब चंद्रबरदाई उससे बता रहा है कि कितनी दूरी पे? 4 बांस की दूरी और 4 गज की दूरी और 8 अंगुष्ठ मतलब 8 अंगुलियों की दूरी पर कौन खड़ा है? सुल्तान खड़ा है। ऐसे में चूके मत किससे कहा है? पृथ्वीराज से। किसने? चंद्रबरदाई ने। ये तमाम सारी बातें आपको किताब के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया। अब हम संयोगता स्वयंवर को लेकर के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है? कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया था तथा अपनी पुत्री संयोगता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर बाकी सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में और पृथ्वीराज की क्या रखवा दी? मूर्ति रखवा दी। संयोगता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, यानी कि लव करते, लव प्रेम। अतः संयोगता वरमाला लेकर एक दूसरे राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी होने लगी, टेंशन हो गई उसको। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। ओहो, कितने दुख की बात है। प्रेमी की मूर्ति किसके रूप में नजर आ रही है? द्वारपाल के रूप में। उसने माला उस मूर्ति को गले में डाल दिया। उस समय पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। मैंने अभी बताया था कि उनके किसी सैनिक ने फोन करके बोला कि महाराज जल्दी आओ। उसने संयोगता को वहां से अपने साथ लेकर के अजमेर की ओर प्रस्थान किया। और कहाँ प्रस्थान कर गए? अजमेर। चौहान शासकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका और जाकर के अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगता से क्या कर लिया? कोर्ट मैरिज कर ली। इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई, क्योंकि उसके घर से और बेटी को उठा लाया। ये तो बहुत बड़े अपमान की बात होगी। किसके लिए? जयचंद के लिए। अब ऐतिहासिकता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या ये कहानी किस किसने इसको प्रमाणित किया है, किस किसने इसको बेफिजूली कहा है। इस कथा की सत्यता एवं साहित्य के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे कपोल कल्पना मानते हैं। हम्बीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर, R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल, एक तो अबुल फजल और दूसरे डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको क्या बताते हैं कि हाँ ये घटना सही हो सकती है, ये काल्पनिक नहीं है, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो घटना कितनी सत्य है। वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी तो कोई आश्चर्य नहीं। C.V. वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। अब 3-4 साहित्यकार हो गए जिन्होंने इस घटना को स्वीकारा है,
इस प्रकार संयुक्ता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रहा। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तियां वर्णनों का आना स्वाभाविक है। स्वयंवर तो पहले भी हुआ है, भगवान श्री राम ने किया था। इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से हमारे शाकंभरी के चौहानों का शासनकाल हमने ठीक ढंग से जाना, उनके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जाना। आज हम बात कर रहे हैं रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। आपको एक तो इसका मूलतः गोविंदराज को याद रखना है, और एक मैं आपको बताऊंगा इनका हम्बीर देव को आपको याद रखना है। बाकी आप पूरे रणथंभौर के चौहानों में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। वैसे प्रश्न हम्बीर देव चौहान से ही आता है, क्योंकि एक प्रतापी शासक, महान शासक के रूप में जो शासक हुआ वो रणथंभौर के चौहानों में हम्बीर देव चौहान। संस्थापक गोविंदराज आपको याद रखना है, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः, अब आपको इनके क्रम के बारे में भी आपको क्रम से याद रखना है, अगर क्रम से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वालड़, प्रहलादन और वीर नारायण, ये तीन आगे क्रम से और राजा हुए। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से बताया जाता है, उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई, किसकी? वीर नारायण की। उसके उत्तराधिकारी भागवत, उसके ठीक बाद कौन आ गया? भागवत। आपको सिर्फ शासकों के नाम याद रखनी है, उनका क्रम पूछा जा सकता है, बाकी उनके बारे में डिटेल इतनी आपको जानने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों ने से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए बेबस होना पड़ा। अब आता है हम्बीर देव चौहान, इसकी गाथा हम आप आज पढ़ेंगे हम्बीर देव के बारे में। और सबसे पहले हम अगर बात करें तो 1282 से लेकर के और 1301 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। 1282 में अपना राज्यारोहण करने के बाद, यानी कि राज्याभिषेक करने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी कि विस्तार करने की नीति अपनाई। अपने राज्य का इन्होंने क्या किया? विस्तार किया। विस्तार के रूप में फिर इन्होंने आबू को जीता, काठियावाड़ को जीता, पुष्कर को जीता, चंपा को जीता, धार को जीता, आदि को अपने अधीन कर लिया जीत के। तो पहली दिग्विजय की नीति अपनाने वाला शासक कौन है? तो वो है हम्बीर देव चौहान। इन तमाम राज्यों को, तमाम ठिकानों को अपने अंडर में किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। फिर इन्होंने मेवाड़ के शासक किसको परास्त किया? उसी समय मेवाड़ का शासक था समरवीर, उसको समर सिंह, उसको परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। आपको ये याद रखना है, 1291 ईस्वी में। और अब पहली इसकी मुलाकात किससे होती है? जलालुद्दीन से। पहली इसकी मुलाकात किससे होती है? अभी जलालुद्दीन से हुई है, अभी अलाउद्दीन नहीं आया, ये जलालुद्दीन है। सबसे पहला इसके जो युद्ध हुआ वो जलालुद्दीन के बीच हुआ, मगर उसने सफलता नहीं मिली। और ये वही जलालुद्दीन है, मतलब जो जिसने कहा था कि मैं ऐसे दुर्ग मुसलमान के एक बाल पर मतलब वार दूं, ऐसे कुछ कहा था, एक सिर के बाल के बदले और वार दूं, यानी कि उसने रणथंभौर दुर्ग की तुलना मुसलमान के एक बार से की थी। ये वही कौन है? जलालुद्दीन। अब क्या करे बेचारा, जीत तो पाया नहीं, तो फिर अपनी अंदर की संतुष्टि तो चाहिए उसको, खुद को कुछ तो करना है। अब खुद को खुश करने के लिए उसने ऐसा बोला कि मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान के एक सर के एक बाल के बराबर, एक बाल पर बांट दूं। फिर उसके बाद हम्बीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और के हब्रू को इसने शरण दे दी। इस यहाँ से कहानी, और अब अलाउद्दीन खिलजी के बीच आक्रमण शुरू हो गया, या अलाउद्दीन खिलजी और हम्बीर देव चौहान के बीच संघर्ष छिड़ गया। क्यों छिड़ा? इसका कारण क्या था कि इसने मोहम्मद शाह और के हब्रू को शरण दी थी।
दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हम्बीर से नाराज हो गया। हम्बीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, हम्बीर खिलजी ने पत्र भेजा कि इन दोनों विद्रोहियों को हमको लौटा दो। तब हम्बीर देव चौहान ने इसमें अपनी बेइज्जती महसूस की कि अगर मैं इनको खिलजी को लौटा दूंगा तो इसमें मेरी क्या होगी, बेइज्जती होगी। तब उसने मना कर दिया। तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मतलब पहला आक्रमण कब हुआ, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का। मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया और पहली बार तो उसने उसकी सेना को पराजित करके भगा दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर के रणथंभौर आया। पहले उसने सेना को भेजा था। अब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के आता है। कहाँ, रणथंभौर। मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। और मुसलमान करते ही क्या थे, उन्होंने छल कपट की नीति से ही तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाया। अलाउद्दीन ने हम्बीर के सेनानायक रडमल और रतिपाल को अपने कब्जे में किया। सबसे पहले तो उसने देखा कि इनकी बागडोर कहाँ है, तो ये इनके अगर सेनापतियों को लालच दे दिया जाए, किसका, आदमी किसका लालच देता है, साम्राज्य उसका शासन का, कि आपको राज्य दे दिया जाएगा, राज्य के आप उत्तराधिकारी माने जाएंगे। ऐसा सुन करके रडमल और रतिपाल उसकी बातों में आ जाते हैं। लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्क का अधिकार हो गया। हम्बीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हम्बीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया, जौहर किया। और बताया जाता है कि ये एक जल जौहर था। ये कैसा जौहर था, जल जौहर था। यानी कि राजस्थान का पहला जल जौहर कहाँ हुआ, रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में। किसने किया, हम्बीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने। हम्बीर वीर, देखो इनके बारे में क्या क्या बातें कही गई। वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक किसे कहा गया है, तो हर बार परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि ये फलाना कथन किसके लिए कहा है या फलानी बातें किसके लिए कहा है। तब आप ध्यान दिया करो कि किसके लिए क्या कहा है। हम्बीर के लिए कहा गया है वीर, उदार, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक। नैनचंद सूरी के हम्बीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी ने कौन सा लिखा, हम्बीर महाकाव्य। ये आपके लिए ये रचनाएं आ रही हैं जो आपको परीक्षाओं में दिखेंगी। नैनचंद सूरी के हम्बीर महाकाव्य, जोधराज के हम्बीर रासो एवं चंद्रशेखर के हम्बीर हट नामक ग्रंथ से हम्बीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हम्बीर के लिए दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन। क्या दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, और त्रिया तिल हम्बीर हटे चढ़े न दूजी बार। इसका भावार्थ मैं अगर समझाऊं कि सिंह सवन यानी कि सिंह माने शेरनी एक ही शावक को जन्म देती है, एक ही बच्चे को जन्म देती है। और सतपुरुष वचन, सतपुरुष जब एक बार अपने मुख से वचन निकाल देते हैं तो उसका पालन करते हैं और उस पर टिके रहते हैं। उसी प्रकार कदली फल एक बार, केले के फल पर सिर्फ एक बार फल आता है। और त्रिया तेल यानी कि त्रिया कहते हैं स्त्री से, स्त्री के जीवन में भी उसके शरीर पर एक ही बार तेल चलता है जब उसका विवाह होता है। उसी प्रकार हम्बीर हट और सेम इन सब की जिस प्रकार से कहा गया ये एक एक बार होती हैं, उसी प्रकार हम्बीर की हट भी ऐसी है जो चढ़े न दूजी बार, उसका दूसरी बार वो दोबारा मौका नहीं देता, पहली बार में ही साहब। ये किसके लिए कहा गया है, हम्बीर देव चौहान के लिए कहा गया है। हम मूल उन जानकारियों की चर्चा साइड में कर लेते हैं जिनको हमें जानना है। हम्बीर देव चौहान, अच्छा मैं उनको तो नहीं लिखूं, चौहान वंश का संस्थापक वो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज, आप याद रखना। मैं मूल बात जानकारी हम्बीर देव को लेकर के करता हूं। हम्बीर देव 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक इनका क्या रहा, शासन काल रहा।
सबसे पहले इनके बारे में दिग्विजय की नीति अपनाने वाला, दिग्विजय की नीति अपनाने वाला पहला शासक वो कौन है? हम्मीरदेव चौहान, यानी कि सबसे पहले उन्होंने विस्तार नीति अपनाई। दूसरा इन्होंने क्या काम किया? अब ये तो आप जान ही गए कि आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंबा इनको अपने अधिकार में किया। फिर आता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी संघर्ष, खिलजी आक्रमण कह लो। ये जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण कब हुआ? 1291 ईस्वी में। लेकिन इसमें ये क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी सफल न हो सकने की वजह से उसने 2 बार इस पर आक्रमण किया और लंबे समय तक डेरा डाले रखा था रणथंभौर दुर्ग के पास में। रणथंभौर दुर्ग के पास में कई समय तक डेरा डाले रखा और 2 बार युद्ध, मतलब 2 बार उसने प्रयास किया, सफल न होने पर फिर उसने लिखा एक कथन कि मैं ऐसे कई दुर्ग, क्या कथन लिखता है? ये कथन लिख रहा है, लाइट चली गई, लाइट चली गई थी, ठीक है। पुनः करते हैं वीडियो को शुरू। हमारी बात चल रही है हम्मीरदेव चौहान को लेकर के। हम्मीरदेव चौहान के बारे में सबसे पहले हमने जाना कि उनका सबसे पहले हुआ जलालुद्दीन से युद्ध, तो उसमें जलालुद्दीन को कोई खास सफलता मिली नहीं। उसने 2 बार आक्रमण किया, कोई सफलता नहीं मिली। कई लंबे समय तक उसने डेरा डाले रखा रणथंभौर दुर्ग के आसपास, कोई सफलता न मिलने पर उसने कहा कि मैं यहाँ लिख दूं कि मैं ऐसे कई दुर्ग, उसने लिखा, इसने कथन लिखा, मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सर के एक वाल पर वार दूं। ये किसने लिखा? जलालुद्दीन ने लिखा था, जब उसको कोई खास सफलता मिली नहीं। उसके बाद हमने देखा कि जलालुद्दीन की बात आती है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के। मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं चर्चा करूंगा हम्मीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। हम्मीर वर्सेस अलाउद्दीन। दो मूलतः इनके बीच संघर्ष हुए। पहले 1299 ईस्वी में हुआ, उसमें हम्मीर जीता। फिर 1301 ईस्वी में स्वयं कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर के आया। उसमें इसका कारण क्या था? इस युद्ध का कारण, युद्ध का कारण था मोहम्मद शाह और केहब्रू। मोहम्मद शाह एंड केहब्रू को शरण, केहब्रू को शरण। ये 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव के बीच का युद्ध का मुख्य कारण है कि मोहम्मद शाह और इस केहब्रू को शरण दी और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि इनको हमको दे दो। हम्मीरदेव चौहान ने मना कर दिया कि ना, कतई ना दूं। तब दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है और उसके छल कपट की नीति के कारण, और युद्ध को कौन जीत जाता है? तो वो युद्ध को जीत जाता है कौन? खिलजी। किसकी वजह से? रणमल और रतपाल के धोखे से, या कह सकते हैं
विश्वासघात किसने किया? तो हम्बीर के दो सेनापति रणमल एंड रतिपाल, दोनों ने धोखे से और किया, उसने किया, और ऐसे में उसकी जल जौहर हुआ। हम्बीरदेव मारा गया तो उसकी पत्नी ने भी क्या कर लिया? जौहर। 1301 ईस्वी में हुआ। किसने किया? रंग देवी ने, हम्बीर की पत्नी रंग देवी ने। और ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। और इसी युद्ध के ठीक बाद उसने, अमीर खुसरो था, अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी अमीर खुसरो ने, उसने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। एक कथन आप लिख लो, आज कुफर का, अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का हो गया। हाँ भैया, फोन दूर रखो, साइलेंट है वो। अंदर आ जाओ। अरे तो भाई सैंपू तो आए, आ जाओ। नहीं, अब बस क्लास है ही भैया, 2 मिनट की रहेगी। ये तमाम सारी बातें हमने किसके बारे में जानी? थोड़ी सी और बातें हमारी अभी रह गई हैं हम्बीर देव को लेकर के। हम्बीर देव के बारे में और क्या क्या कहा जाता है? तो इसको वीर, उदार और शरणागत की रक्षा वाला शासक कहा जाता है। वीर, उदार और शरणागत। शरणागत कहा जाता है। ये 3 शब्द आप बस याद रख लेना कि वीर, उदार और शरणागत किसके लिए कहा गया है? तो हम्बीर देव के लिए कहा गया है। और 3 इसके मुख्य दरबारी भी हैं, आप उनका भी नाम याद रखना। और उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। नैनचंद सूरी, जोधराज और तीसरा है चंद्रशेखर। इनके द्वारा लिखित रचनाएं। नैनचंद सूरी ने हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी ने हम्बीर महाकाव्य, जोधराज ने हम्बीर रासो, और हम्बीर हट। चंद्रशेखर ने क्या लिखा? हम्बीर हट। ये 3 प्रमुख इनके दरबारियों द्वारा लिखी गई क्या है? रचनाएं, जिनमें हम्बीर की शौर्य गाथा को वर्णन किया गया है। ठीक है, इनके बारे में इस वचन की तो हमने बात कर ली थी, इस दोहा की, इस तरीके से। और रणथंभौर के चौहान वंश एक ही व्यक्ति में पूरा समाहित की हुए हैं। किसमें? हम्बीर देव चौहान में। ठीक है, अगली चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।